हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि वीडियो होने वाला है पार्ट 2 का। आज का जो सेशन होगा आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आज हम आपको केस स्टडी से रिलेटेड भी बताएंगे और केस स्टडी करवा के भी बताएंगे कि किस तरीके से केस स्टडी को किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर तो आप करते ही रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, जैसा कि पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग में या जब वो शुरू होता है तो सबसे पहले वो सरवाइव करता है। कोई भी बिज़नेस आप सेटअप करोगे तो उसका सरवाइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरवाइव होने के बाद ही वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। ग्रो करने के बाद बिज़नेस जब ग्रोथ पकड़ लेता है तब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर सोचते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चाहे आप पूनम गांधी उठा लीजिए या फिर आप एनसीईआरटी को उठाइए, तो उसमें ये दे रखा है कि एक बिज़नेस है जो कि सरवाइव करता है। स्टार्टिंग के अंदर बिज़नेस धीरे धीरे सरवाइव करेगा। सरवाइव करने के बाद वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर सोचेगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे ही उसको होने लगेगा तो बिज़नेस अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में सोचेगा, यानी कि ग्रो करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इससे रिलेटेड किस टाइप की केस स्टडी फंस जाती है। देखिए, जब भी कोई केस स्टडी आपके पास आएगी तो आपको पैराग्राफ के अंदर ये ज़रूर देखना है कि क्या उसमें सर्वाइवल टर्म को यूज़ किया है, प्रॉफिट टर्म को इस्तेमाल किया है और ग्रोथ टर्म को इस्तेमाल किया है या नहीं किया। देखो, तीनों टर्म्स या तीनों में से किसी भी 2 टर्म का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है इसके अंदर। तो आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जा सकता है, आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना 3 प्रकार का होता है। एक है सर्वाइव, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा है आपका ग्रोथ। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जैसा कि आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, सबसे पहले वो है क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो, एक बिज़नेस या एक कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो क्वालिटी का देना है आपको। दूसरा है रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए, जिससे कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कस्टमर्स या हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उसको खरीद सकें। तीसरी बात कही गई है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना ये जिम्मेदारी है एक कंपनी की। अगर आपने CSR को लेकर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो पहले, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज़रूरी है, लोगों को रोज़गार देना भी ज़रूरी है। थर्ड हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती है कि देश के अंदर GDP ग्रोथ में आपका योगदान कितना रह रहा है। फिर आगे जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें नहीं दे रखे हैं, मैं चाहूँगा कि वो पॉइंट्स आप लिख भी लें। जैसे टाइमली टैक्स पे करना। भाई, भारत सरकार को टाइम से टैक्स पे कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि वो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू कलेक्शन को या उस टैक्स कलेक्शन को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सके, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सके। वैसे भी भारत के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो 3% के हिसाब से हैं, 3% हैं ऑलमोस्ट जो हैं। देखो, कहने का मतलब साफ है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कि क्वालिटी के प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कीजिए, उनको रीज़नेबल प्राइस पे दीजिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, साथ में कुछ एजुकेशन हब्स, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहिए, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट हो और नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन या फिर नए इन्वेंशन को लेकर लोग जो हैं जान सकें। दूसरा, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, वो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे वो। दूसरी और आखिरी चीज़ मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा इसके अंदर कि
एक सोशल ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये भी है कि आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करें, ठीक है। कंज्यूमर का, चाहे वो कंज्यूमर हो या कोई भी अदर पर्सन हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी एम्प्लॉय या फिर कंज्यूमर, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ठीक है। क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको देने हैं, टाइम से टैक्स पे करना है, एक्सप्लॉयट नहीं करना है, इको फ्रेंडली मेथड रखने हैं प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक वेल्थ सही रख के चलनी है देश के प्रति। थर्ड हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे साफ सीधा है कि आखिर मैनेजमेंट पर्सनली सोचता क्या है अपने एम्प्लॉय के प्रति, इंडिविजुअली क्या सोचता है। यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ होती है कि एक आम इंसान के लिए वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो आप उसे फेयर सैलरी दें यानी एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करें या फेयर रेम्यूनरेशंस प्रोवाइड करें। बीइंग अ मैनेजमेंट एटलीस्ट उसके पास या तो आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो भाई, कि जो भी वो काम कर रहा है एटलीस्ट उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, वो सिक्योर्ड है कुछ टाइम के लिए जॉब में। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको जो ध्यान देना है ये है कि एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए आपके पास, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, पीयर रिकॉग्निशन, आपकी अप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोशल रिकॉग्निशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपके प्रति कंपनी करवा रही है कि नहीं करवा रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का उद्देश्य बन जाता है। बात क्लियर होती है यहाँ पे आपकी। अब यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ शब्द आ जाते हैं, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया ही था कि टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल बहुत होता है। तो एक शब्द आता है आपका गुड वर्किंग कंडीशन से। गुड वर्किंग कंडीशन होता क्या है? सीधा मतलब होता है कि आप एम्प्लॉय को एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए जिससे वो खुश हो सके, उसको अच्छा लगे काम करने में, उसको मज़ा आने लगे। तो जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपकी कंजीनियल। तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने पढ़ा कि पर्सन या अपने एम्प्लॉय को उन्हें एडिक्वेट सैलरी या फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए यानी कि कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए भाई, जो उसने काम किया उसको रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए। दूसरा सोशल रिकॉग्निशन, समाज सेवा के प्रति अगर व्यक्ति आपके एम्प्लॉय ने कुछ किया है जिससे कंपनी का नाम हो रहा है तो भाई उसको समाज में भी अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, केस स्टडी आखिर हमें करनी किस तरीके से है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की केस स्टडी। तो केस स्टडी रीड कर लीजिए एक बार, मैं आपको रीड करके दे देता हूँ। शिवा कंप्यूटर लिमिटेड इज़ अ लीडिंग कंपनी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज। द CEO of the company attributes the success of the company to its managerial team spirit, which have helped to handle rapid changes in technologies and to transform threats into opportunities. Like any other business enterprise, profit are important for survival and growth of Shiva Computer Limited. The management of the company believes that satisfied employees create satisfied customer, who in turn creates profit that leads to satisfied shareholder. The company has a strong sense of social responsibility. It has set up many educational institutions in the field of management, engineering and computer education, in which half of the students are girls. On the basis of the given information about Shiva Computer Limited, answer the following question. First, identify and explain the objective of the company discussed in the above paragraph and also quote the line for the identified objective. Second, identify two values which the company is trying to communicate to the society. तो यहाँ पे हमने केस स्टडी को रीड कर लिया है, हमने क्वेश्चन भी रीड कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, साथ में ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन भी करिए और साथ में उस लाइन को भी आइडेंटिफाई करिए जो उसमें कोट की गई है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा कह रहा है कि देखो कंपनी ना एक सोसाइटी के प्रति कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है,
टू वैल्यूज़ हैं। हमेशा देखो किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर टू वैल्यूज़ से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा, तो टू वैल्यूज़ और फाइंड करनी है आपको, ठीक है, टू मॉरल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, चलिए झट से फाइंड कर लेते हैं कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर को लेकर। तो केस स्टडी के अंदर आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, तो उस टर्म से आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ शिवा कंप्यूटर लिमिटेड को लेकर बात की गई है। इट मीन से कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को लेकर बात कर रहा है। तो जो पैराग्राफ है आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का देखिए, पूरा पढ़ के देखिए इस चीज़ को, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बात करेगा, जिसमें सीधी बात कही गई है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आप कह सकते हो सीधे सीधे, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर दिया जाए तो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अपने आप बिजनेस का फुलफिल हो जाता है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर? टीम स्पिरिट को क्रिएट करना, ठीक है। तो अब सबसे मुख्य पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तो तीन स्ट्रक्चर थे। पहला था सर्वाइवल, दूसरा था ग्रोथ, ठीक है, और एक था प्रॉफिट। तो सर्वाइवल हमें यहाँ मिल गया, ग्रोथ हमें यहाँ मिल चुकी है। अब ये दोनों चीज़ें होने लगेंगी तो उसने साफ बोला है कि एनी अदर बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। देखो प्रॉफिट होगा तभी तो धीरे धीरे सर्वाइवल मेंटेन हो पाएगा, वरना ऐसा ना हो जाए डाउनफॉल हो जाए। तो इसके अंदर जो आपको आंसर करना है ये इस तरीके से होगा, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, इसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये लाइन इसमें आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये हमने पैराग्राफ पूरा आइडेंटिफाई कर दिया है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। जब आप आंसर लिखोगे आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इसमें मेंशन करेंगे येस इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फिर डिफाइन करोगे कि इसके अंदर आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मांगा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का और मटेरियल का, जिससे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके बिजनेस का, ठीक है। पहली चीज़, अब सर्वाइवल को भी डिफाइंड करना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट जो है इस बात को एंश्योर करता है कि सर्वाइवल हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिससे कि सफिशिएंट रेवेन्यू आपका जनरेट हो सके, जिससे आपके जो भी कॉस्ट आ रही है, भाई अगर आपकी लागत ज़्यादा आ रही है तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे? आप अपनी लागत को निकाल पा रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट को निकाल पाओगे रेवेन्यू, सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करके, ठीक है। तो ये सर्वाइवल हो जाएगा। वहीं पे प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट क्या इंश्योर करता है कि बिजनेस है कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके। वैसे ही आपकी ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ के अंदर हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? हम ये देखकर चलते हैं कि बिजनेस जो है लॉन्ग रन के अंदर चल रहा है और ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करके चलनी है, आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। आगे इसमें बात करते हैं और भी आपके ऑब्जेक्टिव इसके अंदर गिवन हैं। जैसे आप यहाँ से पढ़ोगे, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव दैट द सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर हु इन टर्न्स क्रिएट्स द प्रॉफिट टू लीड द सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स। यहाँ तक आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है भाई। यानी कि वो ये कह रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं कर दोगे तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स को नहीं लेकर आ सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पूरा मेंशन कराना होगा। आंसर के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आप मेंशन करेंगे, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, और उसके अंदर आप उसे पूरा डिफाइन करेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन सा ऑब्जेक्टिव दे रखा है। तो देखिए ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव और दे रखा है, जिसमें साफ कहा गया है द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बात आ जाती है, आपको बताया था CSR करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो सोशल ऑब्जेक्टिव तो अपने आप आ जाता है। तो द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ सेट अप मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एजुकेशन, इन विच हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पैराग्राफ है आप आंसर में मेंशन कराएंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव
ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। सीधे सीधे इसमें आपको जो आंसर करना होगा सोशल ऑब्जेक्टिव में वो ये लिखना होगा, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द नंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू जब क्रिएट होगी तो भाई सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा उस चीज़ से, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारे सेकंड आंसर की, जो बी है आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़। तो जो दो वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करनी है, अगर आपने क्वेश्चन और पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें साफ का है कि यहाँ पे हम टीम स्पिरिट को जनरेट करा रहे हैं, मैनेजीरियल टीम स्पिरिट जनरेट हो रही है। देखिए टीम स्पिरिट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी मॉरल वैल्यूज़ और वैल्यूज़ होती हैं, जो कि एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट और हम कह सकते हैं गुड वर्क कल्चर को दर्शाता है आपके। ठीक है, तो आप एक इसको लिख सकते हैं, टीम स्पिरिट एंड गुड वर्क कल्चर। दूसरी बात करते हैं हम इसके अंदर, इसमें साफ कहा गया कि गर्ल्स के लिए उन्होंने कंप्यूटर और इंजीनियर एजुकेशन खुलवाया। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो करके चलता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर रहा है इसमें। थर्ड की अगर हम बात कर ले, वैसे तो दो पूछे गए लेकिन इसमें एक और निकल के आ रहा है। इसमें जो निकल के आ रहा है वो साफ सीधे ये निकल के आ रहा है कि कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मींस वो सोसाइटी के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसीलिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रही है। 3 पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं, इसके अंदर 2 लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी केस स्टडी आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहूँगा ये जो दूसरी केस स्टडी मैं आपको जो दे रहा हूँ ये आपको अपने आप खुद करनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, और जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो मुझे SMS या व्हाट्सअप के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको नहीं आया है समझ में तब। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, इसका मतलब ये है कि आपको जो मैं वीडियो के ज़रिए से पढ़ा रहा हूँ वो आपको अब समझ में आने लग गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच।